क्या साउथ एशिया में इस वक्त कोई ऐसा सियासी वारिस है जो अपने माँ या बाप के नाम की सियासत से ज़्यादा खास तरह की सियासत, खास तरह की आइडियोलॉजी का नाम लेकर पॉलिटिक्स कर रहा हो? क्या राहुल गांधी सिर्फ नेहरू खानदान का चश्मो चिराग है, या एक ऐसा लीडर जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम, निचली जातों के राइट्स, सोशलिस्ट नज़रियात और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है? ऐसा लीडर जो नफरत के बयानिए, ज़ात पात की सियासत और आरएसएस की तंग सोच के सामने डट कर खड़ा हो? राहुल गांधी मोदी और मोदी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को ज़बरदस्त तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी बदल पाएंगे इंडिया को? और अगर इंडिया बदला तो क्या साउथ एशिया बदलेगा? आइए इस वीलॉग में हम करते हैं एक नया रीथिंक राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी आज से 7-8 साल पहले तक पप्पू की छवि, यानी पप्पू नाम इनको तन से बीजेपी, मोदी और जितने भी ये राहुल गांधी के मुखालफिन थे, इसको कहते थे पप्पू है, इसको बात करनी नहीं आती, इसको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, इसको चीज़ों का पता नहीं है। तो ये पप्पू पप्पू बकायदा कहा जाता था। मोदी मीडिया भी राहुल गांधी के लिए पप्पू की टर्म यूज़ करता था। अब राहुल गांधी वैसे तो पॉलिटिक्स में सही मायनों में एक्टिव हुए हैं 2004 में, यानी 2004 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद से एक्टिव हुए हैं। फिर 2009 में, 2014 में भी ये लोकसभा का मेंबर बनते रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने किसी हद तक कोशिश की, बीजेपी को चैलेंज करते रहे, कभी बीजेपी के स्कैम्स भी लेकर आते रहे, जिनमें कई बड़े मशहूर स्कैम भी हुए। ख़ास तौर पर जो है वो राफेल स्कैम राहुल गांधी ने सामने लेकर आया। फिर प्लस ये कि काफ़ी ज़्यादा ये कोशिश भी करते रहे कि आरएसएस की पॉलिटिक्स को, आरएसएस की जो हेट्रेड पर मबनी पॉलिटिक्स है, इसको जनता के सामने लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी को ख़ास कामयाबी मिली नहीं। यही वजह है कि इनको कहा गया ये नाकाम है, ये सिर्फ अपने बाप राजीव गांधी, अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है, ये खुद ना क्राउड पुल कर सकता है। बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि इसके मुकाबले में जो उनकी बहन प्रियंका गांधी है, वो पॉलिटिक्स ज़्यादा बेहतर जानती है। अब ये सारा जो राहुल गांधी की रेपो है चल रही थी कि 2022 में राहुल गांधी एक बहुत बड़ा फैसला करते हैं। राहुल गांधी 2022 में भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान करते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा इंडिया की तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी पैदल इसमें चलते हैं। 150 दिन का ये पैदल उनका एक मार्च होता है, एक उनकी यात्रा होती है जिसे कहा जाता है हिंदी में। ये यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान अब राहुल गांधी बहुत रेडिकल से प्रोग्राम्स देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि डाइवर्सिव पॉलिटिक्स, यानी नफरत की सियासत के खिलाफ बात करते हैं, हेट के खिलाफ बात करते हैं, अकलीतों के खिलाफ जो मोदी सरकार काम कर रही है इसके खिलाफ बात करते हैं, रिलीजियस जो टॉलरेंस है इसकी बात करते हैं। और इसके साथ साथ वो ऐसे इश्यूज भी सामने लाते हैं जैसे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इंडिया के अंदर अमीर अमीर हो रहा है, गरीब मज़ीद गरीब हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। सबसे बढ़कर वो जो निचली जाते हैं, जो एससी या दलित क्लास है, या उसके बाद ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके हकूक़ की बात खुलकर करना शुरू कर देते हैं अपने जलसों में, अपनी इस यात्रा के दौरान। हत्ता कि आम बंदों से भी पूछते हैं कि आपकी ज़ात पात, आप बताइए कितनी आपके ज़ात पात के लोग इंडिया में ऊपर मुकाम पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, आर्मी हो, मीडिया हो, यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो राहुल गांधी ने चैलेंज करना शुरू कर दिया बीजेपी, आरएसएस की आइडियोलॉजी को, मोदी को। इसके साथ साथ जिस तरीके से मोदी क्रोनिक कैपिटलिज्म को फ़रोग दे रहे थे, ख़ास तौर पर गौतम अडानी को जिस तरीके से मोदी और इंडिया की स्टेट मदद देकर अरबपति खरबपति बनाई जा रही थी इंडिया के अवाम के वसाइल के दम पर, इसको राहुल गांधी ने बहुत भरपूर तरीके से चैलेंज देना शुरू कर दिया। कांग्रेस के अंदर भी कोई लीडर इस तरीके से ना आरएसएस के खिलाफ बात कर सकता है, ना गौतम अडानी के खिलाफ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये सब कुछ शुरू कर दिया मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। और सबसे बढ़कर अगर इनका देखा जाए तो राहुल गांधी काफ़ी सालों से मुतालबा कर रहे थे
कैस्ट सेंसिस का, यानी जात पात की बुनियाद पर सेंसिस कराया जाए, मर्दमशुमारी कराई जाए, ताकि पता चले किस जात के पास कितना हिस्सा है, निचली जातें हैं उनके पास वसाइल कितने कम हैं, ऊंची जातों के पास कितना ज़्यादा वसाइल हैं। अब इस नारे को शुरू में सिर्फ एक नारे समझा जा रहा था, लेकिन ये नारा इतना मजबूत हुआ कि मोदी सरकार को भी इसको ओन करना पड़ा। अब मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया कि वो कैस्ट सेंसिस कराएगी। इस जो कास्ट सेंसिस है इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये आखिरी जो कास्ट सेंसिस था 1931 में हुआ था। ये आपके सामने हम पेश भी कर रहे हैं। 1931 में ये बताया गया था कि ओबीसी कितने हैं, ब्राह्मण्स कितने हैं, कुंबी कितने हैं, राजपूत कितने हैं, यानी इसमें सारा मिलाकर, और यहीं से पता चला था कि जो 1931 में हिंदू आबादी थी इसमें से 52% ओबीसी का शेयर था। बाकी यानी जो निचली जाति थी उनका शेयर ज़्यादा था, लेकिन उनके पास वसाइल कम थे। तो अब फर्स्ट टाइम यानी 1931 के बाद अब 2025-26 में ये होने जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग एक सदी के बाद ये कास्ट सेंसिस होने जा रहा है। इसमें भी राहुल गांधी की जो नारा रहा है, राहुल गांधी का जो जिस तरीके से उन्होंने मुतालबा किया, इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और इस सबसे बढ़कर ये जो नारे हैं कि कास्ट की बुनियाद पर यानी निचली जातों को भी राइट्स दिया जाए, मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो कवानीन बन रहे हैं, मिनॉरिटीज़ को जो सप्रेस किया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए, क्रोनिक कैपिटलिज्म का खात्मा किया जाए, वेल्थ को सही तौर पर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके साथ साथ राहुल गांधी का एक और मामले में बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड नज़र आ रहा है कि ये इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं। अब ये इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना का मतलब है कि बहुत से वो मसाइल का इदराक कर रहे हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज, क्योंकि अगर हम सब कॉन्टिनेंट को देखें, जो आज का पाकिस्तान, आज का इंडिया है, आज का बांग्लादेश है, तो इसमें अगर हम बिल्कुल रियलिटी, हिस्टोरिकल रियलिटी की बात करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ तरह की नेशनलिटीज़ रह रही हैं। जैसे पंजाबी रह रहे हैं, तमिल रह रहे हैं, तेलुगु रह रहे हैं, गुजराती रह रहे हैं, सिंधी रह रहे हैं, बलोची रह रहे हैं, पश्तून रह रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की नेशनलिटीज़ रह रही हैं। इशू सबसे बड़ा क्या हुआ है इंडिया में भी और पाकिस्तान में, तो खैर इससे ही बढ़कर, कि इन नेशनलिटीज़ को सप्रेस करने की कोशिश की, एक नेशन बनाने की कोशिश की गई कि एक कौम है। पाकिस्तान में भी कोशिश की गई कि सिर्फ पाकिस्तानी है, ना कोई पंजाबी, ना सिंधी, ना पठान। इंडिया में भी कोशिश की गई कि सिर्फ इंडियन बन जाए, कोई मराठी नहीं है, पंजाबी नहीं है, गुजराती नहीं है, तमिल नहीं है। अब इससे हुआ क्या कि डाइवर्सिटी डैमेज हुई, यानी ये जो नेशनलिटीज़ थी इनके हकूक बहुत ज़्यादा सप्रेस हुए, और इसमें खुद कांग्रेस पार्टी का किरदार भी रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में सप्रेस किया बहुत ज़्यादा नेशनलिटीज़ को। लेकिन राहुल गांधी अब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, नेशनलिटीज़ हैं, इन सबको अपने अपने राइट्स मिलने चाहिए। अब आखिर में जो हम कंक्लूजन अगर करें तो क्या राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की अप्रोच इनकी नज़र आ रही है, क्या इस पर ये वाकई ही सिंसेरिटी से अमल कर पाएंगे? देखिए, इसमें अलीट जो है या सियासी विरासत के बाकी सियासतदान हैं वो भी इस तरह के नारे लगाते तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खुद राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी जब पॉलिटिक्स में आए थे, 1984 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने अपने आप को मिस्टर क्लीन कहा था। मिस्टर क्लीन के वो साफ सुथरे आदमी हैं, यूथ के लीडर, यंग के लीडर हैं, युवा लीडर हैं। वो ना करप्शन करते हैं, ना उनको पैसे की हिरस है। लेकिन हुआ क्या, कुछ अरसे बाद ही 85, 86, 87 में राहुल गांधी की तरफ से कई ऐसी बातें सामने आने शुरू हो गई। पहले उन्होंने शाहबानो केस में मुस्लिम वोट बैंक को अपीज़ किया, फिर राम मंदिर के मामले में हिंदू वोट बैंक को अपीज़ करने की कोशिश की, फिर बू फोर्स स्कैंडल भी, जिसको हम नहीं कह सकते बू फोर्स स्कैंडल, यानी जो टैंकों का माहिदा था उसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि राजीव गांधी या उनके साथियों ने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है, करोड़ों रुपए का कमीशन ली है। ये स्कैम सच्चा नहीं सच्चा, ये अभी भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि राजीव गांधी भी सही तरीके से जो एलिटिस्ट पॉलिटिकल मॉडल है इंडिया का वो नहीं तोड़ पाए। जो राहुल की दादी इंदिरा गांधी या उससे पहले इंदिरा के वालिद नेहरू, इन्होंने भी काफ़ी हद तक कोशिश की। नेहरू के दौर में तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की गई इंडिया के अंदर सोशलिस्ट प्रोग्राम को, आइडियोलॉजी को लागू कराने की। अब राहुल गांधी क्या ऐसा कर पाएंगे? अगर हम देखें फ़िलहाल आज के दौर में जिस तरह की राहुल गांधी अप्रोच ले रहे हैं, बातें ले रहे हैं, जिस तरह हमने कहा कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कोई दूसरा
लीडर ऐसा नहीं है जो आरएसएस के खिलाफ या गौतम मंडानी के खिलाफ इस तरह खुलकर बातें कर रहा हो, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। यही वजह है जो मोदी की स्टैब्लिशमेंट है, जो मोदी की अदलिया है, मोदी का मीडिया है, मोदी का इलेक्शन कमीशन है, वो भी हाथ धोकर राहुल गांधी के पीछे पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की पेट्रियाटिज्म पर भी सवाल उठाती है। तो राहुल गांधी ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात हतमी तौर पर हम कह सकते हैं कि आज साउथ एशिया की जितनी भी डायनेस्टिक बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, इनमें मैं पाकिस्तान की बात करूं, डायनेस्टिक पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो, मरियम की बात करूं, बांग्लादेश के अंदर उस तरह वो हसीना वाजिद या खालदा जिया की औलाद अभी सामने फोर फ्रंट पर नहीं है। इंडिया में मैं बाकी लीडर्स जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हैं, लालू के बेटे हों, साउथ इंडिया के लीडर हों, अखिलेश यादव हों, ये पंजाब में अकाली प्रकाश सिंह बादल फैमिली हो, इन सब को मैं अगर देखा जाए, बिल्कुल हम देखें और परखें, तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के पास जिस तरह का विजन है, जिस तरह की अप्रोच है, वो सब कॉन्टिनेंट के और किसी डायनेस्टी की पॉलिटिक्स करने वाले के पास नहीं है। यानी बिलावल, मरियम या जो इंडिया के बाकी डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस हैं, यंग पॉलिटिशियंस हैं, वो इस तरह की अप्रोच लेकर नहीं चल रहे जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी वाले राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो बहरहाल हम देखेंगे राहुल गांधी ने जिस तरीके से अभी भी मोदी को चैलेंज किया है, इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर, चाइना के हवाले से राहुल गांधी जिस तरह चैलेंज कर रहे हैं, और ट्रंप जिस तरीके से इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी बार बार मोदी से सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं आप ट्रंप के खिलाफ बात कर पा रहे, क्यों नहीं आप ट्रंप के खिलाफ खड़े हो पा रहे। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि शायद राहुल गांधी ही वो पॉलिटिशियन हो जो मोदी को बुरे तरीके से, भरपूर तरीके से चैलेंज कर कर उनकी पॉलिटिक्स के लिए मजीद इश्यूज क्रिएट करें। अभी जो आगे ताज़ा आने वाला वाकया है वो बिहार के इलेक्शंस हैं सितंबर अक्टूबर में। यहाँ कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। जो इनकी दादी पार्टी आरजेडी है, और सारा पता चलेगा कि कितना असर हुआ है राहुल गांधी का, और मोदी के खिलाफ कितना वहाँ पर सारा मामला चल रहा है। तो ये भी हम देखेंगे, एक क्राइटेरिया होगा बिहार इलेक्शंस भी, तो हमारी नज़र बनी रहेगी। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर राहुल गांधी के किरदार पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।